देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए। एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये सूचना दी कि बिहार के अंदर जो जातीय जनगणना हुई है उसके आंकड़े आज महात्मा गांधी की जो जयंती है उसके शुभ अवसर पर सार्वजनिक कर दिए। अब जो महात्मा गांधी हैं वो जाति व्यवस्था के खिलाफ आजीवन लड़े। वो ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत में जो जातीय जनगणना है उसके आंकड़े सार्वजनिक हो। इसलिए 1931 में आज़ादी से पहले जातिगत जनगणना के जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक हुए, लेकिन 1941 में जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। क्यों नहीं किए गए? क्योंकि उस समय के लोगों को ये लगता था कि अगर जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो गए तो इस देश में जो जातिवाद है वो और चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और जातिवाद के कारण लोग आपस में लड़ेंगे और मरेंगे। इसी वजह से किसी प्रदेश ने जातिगत जनगणना के लिए आवाज नहीं उठाई। हालांकि कुछ लोग थे, दलित समाज के कुछ संगठन थे जो ये चाहते थे कि उनकी जो है जातिगत जनगणना हो ताकि इस देश में पता चल सके कि कितनी किसकी जाति है और उसी के हिसाब से उसकी चुनाव में भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी। अब ये एक बहुत सीधा सा और सिंपल सा समझने वाला विषय है कि जातिगत जनगणना से सबसे ज़्यादा फायदा होगा उन पार्टियों को जो जाति के आधार पर राजनीति करती है। और बिहार और उत्तर प्रदेश ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर जाति के नाम पर खुलेआम राजनीति होती है और सिर्फ एक ही परिवार के लोग ये करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार यादव हो गए, लालू प्रसाद यादव हो गए, ये खुलेआम जाति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और पहले भी करते थे जब लालू प्रसाद यादव सीएम थे। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग यानी कि मुलायम सिंह यादव, उन्होंने भी जाति के आधार पर राजनीति करी थी। उसके बाद उनके सुपुत्र अखिलेश यादव, उन्होंने भी जाति के ऊपर राजनीति करी थी और अभी भी जाति के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हम यहाँ पर अपराधी नहीं देख पा रहे, हम यहाँ पर पीड़ित नहीं देख पा रहे, हम सबकी जाति देख रहे हैं और उसके बाद वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं। ये सब जगह हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, कहीं पर भी हो। यहां सब चीजें यही देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है? क्योंकि हम आज भी उसी रंग में जी रहे हैं, उसी जातिवाद में जी रहे हैं। जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जातिवाद की आती है उतनी महाराष्ट्र से क्यों नहीं आती, उतनी गुजरात से क्यों नहीं आती, उतनी बाकी और प्रदेश जो एजुकेटेड हैं, तमिलनाडु, यहां से क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि यहां पर इस तरीके की जातिगत राजनीति नहीं की जाती है। यहां पर जातिवाद की राजनीति इतनी नहीं है जितनी यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। आपने 90 के दशक की हिंदी फिल्में अगर देखी हो तो किसी न किसी फिल्म में एक डायलॉग आपने देखा होगा जहां पर यह कहा जाता है कि अभी यूपी और बिहार से गुंडे बुला लेते हैं। एक सिंबल बन गए हैं, मतलब यूपी और बिहार के यहां सिर्फ गुंडे पलते हैं। आखिर ये क्यों कहा गया? ये एकाएक तो नहीं कहा गया, इसके पीछे कोई वजह तो होगी, कोई थ्योरी तो होगी। ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो दो परिवार मैंने आपको बताया है यूपी और बिहार के, ये काफी लंबे समय तक यूपी की सत्ता में थे और ये अपने समाज के कुछ छोटे मोटे गुंडों को शरण देकर इन्होंने गैंगस्टर बना दिया। यहाँ पर गैंगस्टर सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं क्योंकि सरकार जब किसी को पनाह देती है, छूट देती है तो वो स्वतंत्र हो जाते हैं अपराध करने के लिए, और जब अपराध करने की स्वतंत्रता सरकार द्वारा मिल जाती है तो वो फिर एक बहुत बड़े गैंगस्टर के रूप में पूरे देश में फैल जाते हैं। और यही कारण था कि यूपी और बिहार से इतने गैंगस्टर हुए हैं। अब जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, जब से योगी जी सत्ता में आए तब से उत्तर प्रदेश की जो गुंडागिर्दी थी वो तो कम हो गई, जो गुंडा राज था वो तो कंट्रोल में हो गया है। लेकिन जो बिहार है, बिहार आज भी उसी दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ इतना हुआ है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जातिगत जनगणना करवा दी और जातिगत जनगणना करवा कर भी इन्होंने ये अपनी जातिगत जनगणना में दिखा दिया कि जो यादव समाज है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अब जो चुनाव होंगे विधानसभा के उसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो भी यादव को मिलना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो सामान्य वर्ग है वो सिर्फ 15% है, जो ओबीसी है वो 27% है, जो अत्यंत पिछड़ा है वो 36% है और जो आदिवासी और जो दलित है वो 20% से ज्यादा है। यानी कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इसमें पिछड़ों को फायदा होगा, जो अत्यंत पिछड़े उनको फायदा होगा, इसमें जो दलित समाज के लोग हैं उनको फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? ऐसे फायदा नहीं होगा जातिगत जनगणना करवाने से। अगर आप वाकई में दलित और अत्यंत पिछड़ों का फायदा करवाना चाहते हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो दोहरी आरक्षण की व्यवस्था है, उसको समाप्त करिए। पिताजी जो है विधायक हैं, बेटा फिर उसी सीट से, एससी की सीट से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेता है और वो डॉक्टर बन जाता है। तो ये जो दोहरा आरक्षण है इसको खत्म करिए। पिता कलेक्टर हैं तो वापस बेटे को कलेक्टर बना देंगे, बेटे को प्यून बना देंगे, बेटे को चपरासी बना देंगे आरक्षण से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाइए जिससे कलेक्टर का बेटा कलेक्टर से ऊपर की नौकरी करे या फिर कलेक्टर के लेवल की नौकरी करे। सेम नौकरी अगर करेगा तो जो नाली साफ करने वाले का बेटा है, चपरासी का बेटा है, मजदूर का बेटा है दलित समाज से, वो वहां पर कब पहुंचेगा? इस तरीके के प्रावधान अगर आप करवा सकते हैं तो करवाइए।
वरना समाज को ये झूठ बोलना बंद करिए कि जातिगत जनगणना से समाज के लोगों को फायदा हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा झूठ है। और आज जो जातिगत जनगणना हुई है, मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले कुछ ही समय में आप देखिएगा किस तरीके से जातिवाद बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को लेकर जातिगत जनगणना करवाई गई है। इसके दुष्परिणाम हमको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जातिगत जनगणना से किसको फायदा होगा? जो रसूखदार राजनीतिक परिवार के लोग हैं उनको, या जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको फायदा होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।